चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे जरा हम कंपेयर करना चाहेंगे ग्रुप 16 और ग्रुप 15 को, ठीक है। तो यार देखिए, आप एक नोट डालिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NF2NP3 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16 होती है आप पे NF2NP4। अब आप देखें, हम बात कर लेते हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, कंपेयरिंग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, पहली आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले लेते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या है, आप पे है NH2NP3 और इसको आयनाइज करके एक इलेक्ट्रॉन हटा के जो भी एनर्जी लगेगी वो IE1 होगी, आपको बनाना है NH2NP2। ऐसा बनाओगे? बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। पॉसिबल है बच्चों, ये हाफ फील्ड है, इतने आसानी से थोड़ी पॉसिबल होगा, हाफ फील्ड है, ठीक है। हाँ, तुम ये कह सकते हो, मैं कहना ये चाह रहा था कि निकलेंगे कैसे। पहले जो अकेले हैं वो निकलेंगे, जैसे S वाला है, S वाले तो 2 हैं, P वाले अकेले एक हैं, तो पहले निकलेगा कौन सा? बाहर वाला निकलता है यार, NH2NP3, है ना, या P वाले निकलेंगे। ये भी आपकी दिक्कत है, आप देखो निकलेगा इस बार यही वाला, ठीक है, ये चीज़ है। तो NH2NP3 से अगर आप इसे बनाना चाहते हो NH2NP2, या तो ये बन सकता है और यह बन सकता है NH1NP3। अब अगर आपको 11th के कंसेप्ट पता है तो बढ़िया ही पता होगा, ये वाला सही होगा ये वाला सही होगा, आपके ऊपर है। हर चीज़ खुल के नहीं दिखानी चाहिए, कुछ दाव पेच अपनी तरफ भी बचाने चाहिए। तो एक तो ये है, ऐसा कुछ होगा। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें, ग्रुप 16 की बात, चलो लिख ही लेता हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम खुद ही देखना इसकी ऑथेंटिसिटी सही है या गलत है। ये बनेगा NH2NP2, ग्रुप 16 है NH2NP4, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटाओ तो ये अब बनेगा NH2NP3। क्लियर है भैया? क्या बनेगा? NH2NP3 बनेगा। आप बताओ, ये हाफ फील्ड में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे या वहाँ? ऑब्वियसली यहाँ पे हाई होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड हो, फुली फील्ड हो, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो, क्यों आगे आऊँ, जैनी कनाडा होगी, कॉपर जिंक गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी, इनमें तो आफत आ जाती है निकालने में। तो हमें ये पता चला, हमने पहले भी देखा था कि सिंपल सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, फर्स्ट ऑफ ग्रुप 15 ग्रेटर देन ग्रुप 16। जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो ग्रुप 15 की होगी ज़्यादा देन ग्रुप 15, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल सबशेल, हाफ फील्ड पी सबशेल, हाफ फील्ड पी सबशेल। मान लो अब तुमने कर लिया निकाल दिया, तो देखो अब ग्रुप 15 की क्या हालत होगी। ये जो ग्रुप 15 है अब क्या बनेगा, जब तुमने IE1 कर लिया होगा तो अब IE1 करने के बाद ये होगा NH2NP2, ठीक है भैया। और जब इससे IE1 तुमने कर चुके होंगे तो ये बनेगा NH2NP3। अब खुद देखो ये ज़्यादा हाफ फील्ड है, कौन सा वाला, नीचे वाला। तो अब आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव वाली करोगे, तो अब ग्रुप 16 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई और ऊपर स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की ऑफ किसकी, ग्रुप 15 की, तो वो लेसर होगी ग्रुप 16 से। और याद रखना ये दोनों सक्सेसिव है। कैसी हैं दोनों? सक्सेसिव है, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा हूँ, सक्सेसिव है। कोई आपको ऐसा उल्लू ना बनाए कि आपको बोल दिया n माइनस, आपको ऐसा बोल दिया n+1 और O+1 में कौन सी बड़ी है, तो आप कहीं इसको ना अंदाज़ा लगाएं। होगी तो ग्रुप 15 की ही ज़्यादा, यहाँ पे ऐसे नहीं देखते, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ ग्रुप 15 इज लेसर देन ग्रुप 16, क्योंकि अब इसमें आ गई हाफ फील्ड पी सब शेल, देख रहे हो ना, P3 आ गया, तो हाफ फील्ड पी सब शेल्फ, ये याद रखना। क्लियर है इतना? गुड। अब जनरली हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की।
तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ डिस्कस करना होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक नोट और लगा लेना, सर के तो नोट ही चलते हैं, बारिश कर दूँ है ना पैसों की। चलो, तो ग्रुप 16 एलिमेंट में एक नोट लिखेंगे कि जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि साइज़ ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे जाके साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। कैसे? ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। बट एक दिक्कत है, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं लगाएगा, थप्पड़ खाओगे, ये फिजिकल उस पर है, ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूशंस होते हैं इसके। मैं आपसे यहाँ पे एक स्टार वाला कंसेप्ट पूछ रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेसर देन सल्फ़र। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन फंडामेंटली गलत है, क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था फ़ोन कलिबर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चे ये फिजिकल एट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये नहीं लगता। यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस बाई वूइंग या व्यूइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब कैसे? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर वी गेट टू नो इन नेचर मतलब रियल वर्ल्ड में ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 डाइऑक्सीजन, वाइल सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड। सल्फर मिलता है एसिड फॉर्म में, ऑक्सीजन मिलता है O2 फॉर्म में। अकेले नहीं मिलेंगे, O जब भी मिलेगा O2 फॉर्म में मिलेगा, सल्फर जब भी मिलेगा एसिड फॉर्म में मिलेगा। आप ये बताओ, 8 सल्फर का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट या 1 ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल का? तो ऑब्वियसली सल्फर का ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई, यहीं पे लिख लेंगे दैट्स वाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? सर आपने अभी घुमाया हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों लगेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो केमिकल फिनोमिना हो गया। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल एट्रीब्यूशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। तो जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं उन पे नेचुरली ऑक्सीजन O2 मतलब डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में मतलब 8 के क्लस्टर में मिलता है। तो ऑब्वियसली देखो, एक एटम का भी कंपेरिजन करें तो सल्फर का साइज़ ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन डॉट है तो सल्फर ही है। अब ऐसे 2 डॉट मिल गए और ऐसे 8 स्क्वायर मिल गए, और दोनों का एक मॉलिक्यूल का अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली सल्फर के एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक ही मॉलिक्यूल का देखते हैं। अब एक मॉलिक्यूल O2 का तो डॉट डॉट हो गया 2, है ना, और सल्फर के 8 मॉलिक्यूल इस पूरे वाइट बोर्ड को भर देंगे, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल में सल्फर जीत गया। क्लियर है इतना? गुड, ये देख लेना, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किनकी भाई? ग्रुप 16 की। हमें बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करना चाहेंगे तो पहली तो यही बात है कि पहली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो मैंने आपको बताया अभी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं डाउन द ग्रुप। दूसरी बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन O2, ये आपको पता चल गया, ठीक है। एसिड और O2 में बॉइलिंग पॉइंट एसिड का ज़्यादा होगा, उसके 8 मॉलिक्यूल इस वाइट बोर्ड को भर देंगे, और O2 के तो ये 2 डॉट हैं, और इनमें लार्ज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत लार्ज है। तीसरी चीज़ यार देखो, ग्रुप 16 एलिमेंट्स शोज़ एलोट्रॉपी दिखाते हैं। एलोट्रॉप वेरियस फिजिकल फॉर्म में एलोट्रॉपी,
आगे देखोगे आप बहुत सारी। जैसे मैं बताऊँ, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में भी मिलता है, O3 फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। सल्फ़र एसिड चेयर फॉर्म में भी मिलता है, क्राउन फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी फॉर्म होती हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। चौथी चीज़ आप ये देखें कि सोर्सेज क्या हैं। तो ऑक्सीजन आपको पता है, सोर्सेज में जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में होता है। ऑक्सीजन जो होता है कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, एंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में भी होता है। पता है ना कैसे होता है अर्थ के क्रस्ट में, एज अ ऑक्साइड, ऑक्साइड्स की फॉर्म में होता है। सल्फ़र का भी यही हाल है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पता है ना कितना परसेंट है, 21% है, ठीक है। और अर्थ के क्रस्ट में भी मिलता है सल्फाइड फॉर्म में। सल्फ़र जनरली ओर्स में मिलता है, बहुत से ओर्स आपको पता ही हैं, ठीक है। सल्फ़र फाउंड एज सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड्स और जैसे PbS होता है, PbS को क्या बोलते हैं, गैलीना। जिंक सल्फाइड होता है, ZnS। और भी बहुत से हैं यार, कितने लिखाऊँ तुम्हें। PbS हो गया जैसे गैलीना, ZnS हो गया, है ना, CuFeS2 हो गया, एक्सेट्रा, CuFeS2 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो उसमें वही लगेगा जो आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे जाते हुए जो हमारी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चलेंगे, हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे, हाइड्राइड की बात करेंगे, जैसे वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। तो मेन टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखना चाहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना चाहेंगे। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने तो भाई तबाही मचा रखी है, वो तो बहुत सारी उसमें जाता है। तो मोस्ट कॉमन होती है +4 और +6, +4 और +6 सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबकी बात कर रहा हूँ, ओ स्टाइल से टेपो में सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम की, सबकी। बट जर्नल क्या होती है, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ होती है, -2 होती है, +2 होती है, +4 होती है, +6 होती है। -6 कैसे होगी यार, +6 ही होगी। नीचे जाते हुए क्या करनी है, लूज़ करने की इच्छा होती है ना, गेन करने की इतनी कहाँ होती है, ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ -2, पहले यहाँ पे नोट है, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये चीज़ है। पहली बात तो ये रीज़न हमें देखना है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ क्यों होगी डाउन द ग्रुप। देखो -2 मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। अब नीचे जाते हुए गेन करने की टेंडेंसी क्यों घटती है, तो इसका बहुत से रीज़न है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो भाई मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटालिक कैरेक्टर की सबसे खास बात क्या है, लूज़ करना है इलेक्ट्रॉन को, गेन करना इलेक्ट्रॉन को नहीं है। तो एक तो रीज़न आप ये बोल सकते हो, साइज़ का बढ़ रहा है तो एटम की टेंडेंसी लूज़ करने की ज़्यादा है, गेन करने की नहीं है। तो -2 कहाँ से आएगी, -2 मतलब तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर लूज़ करना चाहेगा। बाकी 2 हैं, +4 और +6 भी नीचे डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, +4 और +6 भी नीचे डिक्रीज़ हो जाती है। और इसका आपको पता ही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अनिच्छा होती है हाइयर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि वो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ S and P या D and F सबशेल, दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री फॉर दी पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। ये है, तो ये हम रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 एंड +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +4 +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सिंपल से रीज़न है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नो इफ़ नो बट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। क्लियर है इतना।
गुड, मतलब +6 की होगी, सॉरी, हाँ यार +6 की तो होगी, +4 की नहीं, +4 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बस यहाँ पे ये है स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट, एंड ऐसे लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस एंड +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट, है ना। 6 तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, 4 तक तो वो संभाल ही लेगा। तो देखो धोखा किसने खाया, -2 ने खाया साइज़ की वजह से, और +6 ने खाया इनट पेयर इफेक्ट की वजह से। जीता कौन, +4, ऐसे याद रखना। -2 ने भी धोखा खाया साइज़ की वजह से, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, गेन करने की कम हो जाएगी, और +6 ने इनट पेयर इफेक्ट की वजह से खाया, तो जीता कौन, +4। क्लियर इतना, शाबाश। अब थोड़ी ऑक्सीजन की एनोमलस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, तो हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में दूसरा एनामलस, एनामलस मतलब विचित्र, हिंदी से एलर्जी तो नहीं है ना, विचित्र, एनामलस या विचित्र बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामलस या विचित्र बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एनामलस या विचित्र बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे बहुत कारण है। देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8, यह है। तो क्योंकि 2d कुछ नहीं होता, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मैं कह रहा था क्योंकि 2d जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ पे होगा एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, डजंट फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। नहीं सर बहुत होते हैं, H2SO4 है, ये है वो है, तो बेटा उसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं होता, डजंट फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल बीइंग अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होके अपने चारों तरफ और एटम को ये जोड़ नहीं पाता। यह होगा तो बहुत सारे, तुमने देखे नहीं, अभी देखा H2H2O7, पर बेटा यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल का है, सेंट्रल एटम तो सल्फर है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन कभी भी वो रोल नहीं निभा सकता कि सेंट्रल एटम का रोल ऑक्सीजन कभी भी निभा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई उस पर डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर आपको बड़े कंपाउंड बनाने हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में एक्साइट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे है ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो कैसे एक्साइट करेगा, तो वो कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पे बड़े कंपाउंड में भाग नहीं लेगा, ठीक है। ये है तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो डजंट फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल बीइंग अ सेंट्रल एटम। दूसरी बात स्मॉलेस्ट साइज है ग्रुप में, एबनॉर्मल, क्योंकि देखो अभी बताया था ऑक्सीजन डॉट है तो सल्फर ये है, सेलेनियम ये है, टेलेनियम ये है, तो डॉट से ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, ये इतना नहीं है, ये इतना नहीं है, ठीक है। डॉट से ये तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो गया ना साइज़ में, ये है। तो स्मॉलेस्ट एबनॉर्मल साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज़ है इसका, है ना। दूसरी बात, पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी मैं एक और बताता हूँ। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया, स्मॉलेस्ट एबनॉर्मल साइज हो गया ऑक्सीजन एटम का इन इट्स ग्रुप में, दूसरा। और ये तो पता ही ना ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और पता ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी लोन पेयर की वजह से, ठीक है। छोटा साइज़ होता है तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हो गई। दूसरी बात इसमें होगा लार्जेस्ट या लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, रिपल्शन होगा। और मेन बात यह है लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के साथ इसमें एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और किसी में होती नहीं इतनी टेंडेंसी, होता सब पे काबिलियत है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, बट टेंडेंसी उतनी नहीं है, इच्छा उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, एनोमलस बिहेवियर हैं ऑक्सीजन के। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से वो सेंट्रल एटम होकर बड़े कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। बहुत एबनॉर्मल डिफरेंस है सल्फर और ऑक्सीजन के साइज में। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी लोन पेयर की, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
और एक और बात, सिर्फ यही डबल बॉन्ड बनाते हैं अपने उसमें, बनाते और भी हैं, ठीक है, बट इसकी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी और कौन सी वाली, ऐसे नहीं कि जैसे सल्फर 6-7 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, एक के एटम के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, वो इसकी ज़्यादा होती है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी फ्रॉम सिंगल एटम इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होती है। एक के एटम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना चाहेगा, जैसे O और O के बीच में, ये, ठीक है, ये। और भी पता होगा तुम्हें, ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। फिर होते हैं सुपर ऑक्साइड वाली, फ्रैक्शन वाली, तो वो भी इंक्लूड करते हैं अब, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इंक भी भर लेता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही तीसरा देखते हैं, ऑक्सीजन के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो तीसरा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो हो गई, तो हमें देखना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड। जैसे आप देखिए, मैंने ले लिया H2O, आपको पता है इसे क्या बोलता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर, सिंपली डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप बस हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, किसकी, भैया मैं तो ऑक्सीजन की ही चाहूँगा, तो हाइड्रोजन की होगी +2, तो इसकी होगी -2, ठीक है, ये -2 आ गई ऑक्सीजन की। और देखिए जैसे मैंने बनाया H2O, तो आपको पता ही है बनता कैसे है, OH, इधर होगा लोन पेयर, ठीक है। सोचा था ऐसे होंगे हाइड्रोजन, बट क्योंकि रिपल्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये ऐसे हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये है H2O, जैसे हमने देख लिया ये लोन पेयर है। साथ में अब हम देखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डाइहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, OOHH, ऐसे, ठीक है। और जब भी आप देखें, अगर हम बेसिक 11th वाला कंसेप्ट देखें, तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आएगा -1, इधर आएगा +1। और इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो यही है, तो ये इधर एरो, ये -1 और यहाँ +1। और इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई नहीं, तो 0 0। तो अल्टीमेटली देखो इस ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, इस पे भी कितना आ रहा, -1। तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, आप खुद ही देखो कितनी आ रही है, -1। अगर आप वैसे भी निकालते हो तो -1 आती है यार, क्या बेवकूफ़ हो क्या। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2x प्लस कितना, 2 इंटू ऑक्सीजन कितना, -2। पर ऑक्सीजन की तो तुम निकालना ही चाह रहे हो ना भैया, हाइड्रोजन की थोड़ी निकाल रहे हो। तो हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 2x बराबर 0 के, 2x आ गया -2 के बराबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -1। इसे बोलते हैं हम परऑक्साइड लिंकेज। जब सिंगल लिंकेज हो तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्लियर इतना, इनमें होगी परऑक्साइड लिंकेज। अब एक और देखते हैं सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2 होता है, KO2 ये हमारा एक तरह का सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। KO2 कुछ और नहीं है, क्या है भैया, सुपर ऑक्साइड है। तो KO2 में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की निकालनी है, पोटेशियम की हमें पता है +1 होती है, ऑक्सीजन का हो गया 2x बराबर कितने का, 0 के, x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कितनी, -1/2, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्लियर, गुड। और बहुत से ऐसे KNO3 हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बट बेसिकली इतने से काम बन जाएगा। कुछ मैं और एग्जांपल बताऊंगा आपको इसमें। तो जैसे हो गई आप पे CSO2, KO2, NaO2 सुपर ऑक्साइड में, सीजियम ऑक्साइड CSO2, CSO2, KO2, NO2, ठीक है। ये सारे वैसे ही बनेंगे जैसे अभी हमने देखे थे, NO2 तो नहीं, सॉरी NaO2, ठीक है, ये चीज़ है। और सुपर ऑक्साइड आयन भी आपको पता होना चाहिए, सुपर ऑक्साइड आयन वो होता है O2 - 1, O2 - 1। क्लियर,
गुड। ऑक्साइड आयन आपको पता ही है, ऑक्साइड आयन जो हमारा अभी बना था वाटर में क्या होता है O2 माइनस, और परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड जो आपका आयन होगा वो कितना होगा O माइनस 1। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर, गुड। अब आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसे नोट में ही लिख लेना कि क्वेश्चन ये आएगा कि वाई H2O इज लिक्विड वाई H2S इज गैस। H2O तो लिक्विड है बट H2S क्या है, गैस है। अगर आप अपना वैसे दिमाग से लगाएं, देखो सल्फ़र का साइज़ बड़ा है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना हम बड़ी स्टेट की तरफ जाते हैं, तो इसको लिक्विड होना चाहिए था, और ये साइज़ छोटा है तो इसे गैस होना चाहिए था। बट यहाँ लिक्विड गैस फिनोमिना बेसिकली सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूशन पे डिपेंड तो करेगा नहीं बॉइलिंग पॉइंट के जैसे। तो हम बस ये बोलेंगे कि सिंस वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसकी इंट्रैक्शन अच्छी होती है, इसलिए वो लिक्विड है। बस ख़त्म सी बात। ठीक है, क्या बोला मैंने, H2O लिक्विड इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर सी बात, गुड। इसके अलावा अब हमारी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो होगी, चौथी देखेंगे हम, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट की रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन वाले एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम फॉर्म्स करते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। एज या लाइक क्या होते हैं पता ही है आपको, जैसे वाटर हो गया H2O, ऐसी H2S, ऐसी H2SE, H2PE, TE, H2PO। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। बस यहाँ पे ये वाटर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और बाकी सब ऐसे ही हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। ये भी नहीं होगा H2PO, तो क्या होता है आपका थोड़ा रेडियो एक्टिव टाइप का ही होगा। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अपने उसमें। ठीक है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है इतना। अब आपको बताइए इसके बाद हमें इन्हें अरेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे इन्हें हमें वो करना पड़ेगा अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर आपको पता ही है क्या होता है। एसिडिक कैरेक्टर मतलब होता है रिलीज़ H+ आयन, H+ आयन को रिलीज़ करना। तो एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे अगर हम देखें जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। तो आप पे ऑर्डर ऐसा आना चाहिए H2PO ग्रेटर देन H2TE ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O। वाटर में तो आफत आ जाएगी, रिलीज़ नहीं होगा वो। वाटर एम्फोथेरिक भी होता है ना ये। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ नीचे, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बढ़ गया। देख ही रहे हो ना H2PO सबसे ज़्यादा है तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एसिडिक कैरेक्टर के बाद हम दूसरा देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी या थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, कौन बहुत अच्छे से स्टेबल रहेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली नीचे जाते हुए घटेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे, जितने आसानी से बॉन्ड टूटेंगे उतना वो अनस्टेबल होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए घट जाएगी। पता ही है ना आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो नहीं सोच रहे कि साइज़ बड़ा है तो क्या बोलेंगे स्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना साइज़ बड़ा होगा उतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी और उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो अनस्टेबल होगा। तो डिक्रीज़ होगा नीचे जाते हुए। तो H2O को सबसे ज़्यादा, भाई इसमें तो एक वरदान भी है ना ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो टूटने का नाम ही नहीं लेगा। H2O के बाद H2S, फिर H2SE, H2TE, H2PO। ठीक है, ये
और फिर इसके बाद रिड्यूसिंग बिहेवियर आपको पता ही है क्या होता है, तो वो तो इंक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप, बट वाटर का तो होगा ही नहीं, वाटर को मत रखना क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा, तो ये है। तो अगर हम तीसरा इसमें देखें रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपको बताइए, रिड्यूसिंग मतलब होता है सिर्फ H एटम देना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए बढ़ता है, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो भी देख लेंगे। तो H2PO है, ठीक है, H2TE है, ठीक है, H2Fe है, ठीक है, फिर H2F है। तो बस यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, वाटर डजंट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वाटर डजंट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है तो हाइड्रोजन को क्यों जाने देगा भैया, बूझो तो जानो, समझे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ ही होगी, है ना, और हाइड्रोजन को जाने ही क्यों देगा, तो वाटर नहीं शो करता, बाकी सब करते हैं। क्लियर इतना, ठीक है। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखी जाएगी, तो ऑक्सीजन खुद भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता है, ऐसे बाकी भी बनाते हैं, है ना, SO2 बनता है, TeO2 बनता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो पांचवा आएगा आप पे क्या, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी है। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट, तो फॉर्म करेंगे ऑक्साइड्स, क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है, क्या बनाएंगे भैया, ऑक्साइड बनाएंगे भैया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी दो टाइप की होती है, EO2 और EO3। ई आपको पता ही है अपना ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो EO2 और EO3 टाइप के बनाएंगे, ठीक है। तो देखो EO2 टाइप के देख लो क्या होते हैं, जैसे O3 हो गया, कैसे बना सर ये O2 + O कितना होता है O3, ऐसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी S + O2 क्या बनेगा SO2, ठीक है, ये चीज़ें। तो O3 होता है, SO2 होता है, TeO2 होता है, SeO2 होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो O3 SO2 TeO2 और भी है SeO2, ये हो गया। EO3 फॉर्म क्या हो गई, जैसे SO3 हो गया, TeO3 हो गया, ठीक है, और SeO3 हो गया, ऐसी वाली फॉर्म, ठीक है, गुड। और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 क्योंकि ग्रुप 16 नॉन मेटल है, मेटल के बनते हैं बेसिक ऑक्साइड और इसके बनेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक ही होंगे ना भैया नेचर में, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्यों होंगे, क्योंकि नॉन मेटल है, ठीक है, तो एसिडिक होते हैं नेचर में। शो करने के लिए एक रिएक्शन दिखा लेते हैं, इनका एसिडिक नेचर पता चल जाए। SO2 है, जैसे H2O के साथ करेगा, ग्रुप 16 का ये ऑक्साइड है और ये वाटर है, तो क्या बनाएगा आपको भी दिख रहा है, H2SO3 बनाएगा, H2SO3। अब खुद ही देखो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आती है, यहाँ पे कम आएगी, तो ये बन जाएगा सल्फरस एसिड। यहाँ पे SO2 एसिड के जैसे बिहेव करा, वाटर क्योंकि एम्फोटेरिक होता है तो ये बेसिक के जैसे बिहेव करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होते हैं, इसे देगा ये, ठीक है, बेस है ना, तो H2SO3 बन जाएगा। अब वो भी हम देख सकते हैं कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2, तो 3 × -2 -6, तो ये +6 और ये +4। तो मैं एक नोट लिखा लेता हूँ कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते हैं, देन EO3 या EO2 इज़ मोर स्टेबल देन
EO3, EO2 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है भैया? +4 आ रही है। EO3 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? +6 आ रही है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाएंगे तो EO2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा देन EO3 सिंस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से? अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि साइज़ बढ़ गया तो लूज़ नहीं करना चाहेगा। अरे ऐसे नहीं है भैया, लूज़ ही तो करता है, साइज़ बढ़ता है जब। -2 थोड़ी है कि गेन करना है, यहाँ पे दोनों की लूजिंग टेंडेंसी है। नीचे जाते हुए लूजिंग टेंडेंसी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +6 तो भाई तौबा कौन सा वाला? इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं करना चाहेगा, तो वही बात है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होगा ऐसा। क्लियर है इतना? किसकी वजह से होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। नीचे जाएंगे तो +4 ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसके ऑक्साइड भी क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कंपेरिजन टू +6। ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया था, वो हम यहीं से समझ लेंगे इसी अंदर क्वेश्चन फॉर्म में, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के उसमें क्वेश्चन फॉर्म में कि वाई SO2 is reducing while TeO2 is oxidizing. SO2 is reducing, TeO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग में। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, इन्होंने बोला SO2 रिड्यूसिंग है, TeO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है। इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का मैं और लिख के ये बोल सकता हूँ कि SO2 SO3 बनना चाहेगा, ये बनना चाहता है, जबकि जो हमारा TeO2 है वो TeO बनना चाहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी इंटरप्रेट हो सकता है। SO2 SO3 बनना चाहेगा, TeO2 TeO बनना चाहेगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आप यहाँ देखो, ऑक्सीजन होता है -2 × 2 -4, तो ये +4 होगा, और ये +4 से -3 मतलब 3 × -2 मतलब +6 बनना चाहेगा। +4 से +6 तभी बन सकते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हों? लूज़ हों। जबकि TeO2 में +4 पहले से, +4 से +2 बनना चाहेगा, ये तब होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करे? गेन करे। अब ऊपर देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, लूज़ मतलब क्या होता है? खुद ही बताओ, लूज़ मतलब क्या होगा? लूज़ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका मतलब ये चीज़ हो गई रिडक्शन, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, जो अपना ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो भैया SO2 क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि TeO2 ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब इसने अपना रिडक्शन करवाया। रिडक्शन करवाने वाले को कौन बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये मैंने ग्रुप 15 में भी कवर करा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है ना इतना? शाबाश, देख लो, अच्छे से समझ लो, आगे बढ़ेंगे। फिर पानी पी लेता हूँ। क्लियर? गुड। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? SO2 रिड्यूसिंग है, इसका मतलब भाई उसका ऑक्सीडेशन होगा। और TeO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है मतलब लूज़ करेगा। एक और बात मैं ये बता देता हूँ कि देखो, SO2 ऊपर आएगा ग्रुप में, मतलब सल्फ़र ऊपर आता है, TeO2 नीचे आएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबल होने की टेंडेंसी घट जाती है। इसको हम बोलते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से
नीचे वाली चीज़ +6 में ना रह के +4 में रहना चाहेगी, ये यही बनना चाहेगी, और SO2 जो है नीचे जाके भाई SO3 बनना चाहेगा। तो ये नीचे जाते जाते +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है इतना? तो SO2 रिड्यूसिंग है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग है। आप दोनों चीज़ों से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, देखते हैं। रिएक्टिविटी विद हेलोजन है, मेरे हिसाब से छठा होगा। रिएक्टिविटी विद हेलोजन, रिएक्टिविटी विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्ट करना है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करना है। आपको पता है यार हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनते हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी बन सकता है। अगर हमारा E ग्रुप 16 हो गया और X हमारा हेलोजन हो गया तो फॉर्म बनेगी EX बन सकती है, EX2 बन सकती है, EX4 बन सकती है, EX6 बन सकती है। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, फ्लोरीन में एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, होते ही नहीं उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वाली कौन सी वाली फॉर्म बनाएगा, जनरली ऐसी बनाएगा जैसे फ्लोरीन एक सल्फ़र के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, जैसे 6 फ्लोरीन जुड़ गए, 5 जुड़ गए, तो जैसे मैंने बोल दिया हेक्सा फ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल, जैसे SF6 हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? SF6 जैसे हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत मतलब अच्छा खासा है, लार्ज है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट तो होगा ही, बट उसमें थोड़ी पोलैरिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड होगा, और ये जब कंपाउंड बन जाएगा तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये बात है। बट इसमें एक चीज़ है कि मैं ये बोल सकता हूँ फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन डजंट एग्जिस्ट, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट। या तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते, या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि SF6 एग्जिस्ट करता है, जो कि मैंने ऊपर बना दिया, बट OF6 नहीं करता, OF6 डजंट। SF6 तो एग्जिस्ट करता है बट OF6 करता ही नहीं है एग्जिस्ट। यही है, या तो ऑक्सीजन के फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डजंट। फ्लोराइड्स क्या, हैलाइड्स ही बोल देता हूँ मैं, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन डजंट एग्जिस्ट, ऑक्सीजन के हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF6 डजंट। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, सिंस ऑक्सीजन डजंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जब उस पर डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, तो मैंने बताया था ना, इतने बड़े कंपाउंड बना नहीं पाएगा, सेंट्रल एटम ये हो ही नहीं सकता, बताया था ना पहले, सेंट्रल एटम होने के लिए इस पर डी ऑर्बिटल होने चाहिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बड़े बॉन्ड बना सकता है, बट होते ही नहीं, तो इसलिए तो ऑक्सीजन डजंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए दिक्कतें हैं। क्लियर इतनी बातें, डी ऑर्बिटल होते नहीं, देयरफॉर इट कांट बी अ सेंट्रल एटम, ये चीज़ है। बट सिंस सल्फर हैज़ डी ऑर्बिटल, सल्फर पे डी ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है ना इसमें क्या होता है, 2p6 फिर 3s2 3p4 भी आता है, तो 3d भी है खुला हुआ, तो उसको ये एक्साइट कर सकता है। सिंस सल्फर हैज़ डी ऑर्बिटल इट कैन फॉर्म SF6, इट कैन फॉर्म SF6 ये बना सकता है। अब देखो ऑक्सीजन के फिर हाइलाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट कैन, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कैन O2F2 एग्जिस्ट, O2F2 एग्जिस्ट कर सकता है, खुद ही सोचो। O2F2, OF6 तो नहीं कर सकता, O2F2 कर सकते हैं, सोचो, या OF2 कर सकते हैं, ये सोचो।
और OF2 एग्जिस्ट, OF2 क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, यह आप बताना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, यस। मैं आपसे रीज़न पूछता हूँ क्या है, या आप लोग मुझे बताना प्लीज़, ठीक है। क्लियर, गुड। ये करेंगे एग्जिस्ट, आपसे रीज़न पूछना चाहूँगा मैं, खुद लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है, गुड। देखो SF6 अगर हम देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही होगी क्या आएगी। थोड़ा SF6 की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, sp3d2, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होगी। देखो यहाँ पे नोट करके लिख लेना SF6, इसका Z निकालते हैं, स्टेरिक नंबर भूल गए। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। Z क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस एनी मोनोवेलेंट एटम्स, एनी मोनोवेलेंसी सिंगल वैलेंसी वाले एटम्स वो भी लगाने हैं, एनी मोनोवेलेंट एटम्स। क्लियर है, क्या क्या है देख लो। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस एनी मोनोवेलेंट एटम, तो इससे निकालना चाहेंगे तो Z इज इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट होते हैं, कितने हैं 6 ही है ना, फ्लोरीन 6 6 12 12 बाई 2 6 ही आएगा, 6 मतलब एक sp3, 3 और 1 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 ये हो गया। और sp3d2 होती है ज्योमेट्री कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, 6 के लिए ऑक्टा होता है यहाँ, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगी और कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यही होगी, ज्योमेट्री और शेप सेम है, कितनी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। और अगर हम इसे बनाएं तो हमें पता भी चल गया। दूसरी बात, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तब भी इसकी sp3d2 आ गई, 3 और 1 4 और 1 5 6। अब अगर इसे बनाएं तो ये बनेगा कैसे, सिंपल सी बात है, सल्फर बीच में, एक फ्लोरीन ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड, ये चीज़ ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, कहीं से भी कोई मॉलिक्यूल इसे अटैक नहीं कर सकता। ये सारे 6 के 6 फ्लोरीन इस सल्फर को बचा के रखते हैं, इसे कभी भी धोखे में नहीं रखते, लालच नहीं देते। ये एक ऐसी रानी कुमारी है जो अपने महल में बंद है, उसे पता ही नहीं है बाहर दुनिया क्या है। ये 6 गार्ड से लगा रखे हैं हम लोगों ने। तो इसमें लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो ना SF6 कितना बड़ा है, ड्यू टू बल्कि नेचर है इसका, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बल्कि नेचर है, देयरफॉर इट इज़ इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। एक तो इनर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ये याद रखना। क्लियर है इतना, शाबाश, गुड। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हमने ऐसे वाले देख लिए, दिस इज़ EX6 टाइप। अब थोड़ा EX4 देखते हैं, EX4 टाइप, ठीक है, हेलोजन में ही देखते हैं EX4 टाइप, EX4 टाइप हैलाइड, EX4 टाइप के हैलाइड हम देखना चाहेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, EX4 टाइप हैलाइड जैसे हो गए, एग्जाम्पल SF4, SeF4, TeF4। अब आपको पता है नीचे जाते हुए क्योंकि साइज़ बढ़ता है, SF4 तो गैस होगा, ये लिक्विड होगा SeF4, TeF4 होगा सॉलिड। और एक मेन बात और, OF4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आपको आंसर मिल गया। OF2 अभी भी देखो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हेलोजन में भी पता चल जाएगा। OF4 डजंट एग्जिस्ट, अभी के लिए तो ये सीख लो, OF4 डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल बड़ा ही है जैसे OF6 है, तो इसका आंसर भी यही होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट तो होने चाहिए बट इसमें है ही नहीं वो, किस में, ऑक्सीजन में,
तो ड्यू टू एक्शंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में है ही नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए होता है ये। अब इसमें एक और बात है, अगर हम बात करें SF4 की, क्योंकि यहाँ भाई लोन पेयर भी आएगा इसलिए दिक्कत है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, बाकी आपको पता ही चल जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम SF4 का, तो Z निकालते हैं, Z होगा हाफ नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी देखा था आपने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम जो कि है 6, प्लस एनी मोनोवैलेंट हैं 4, 6 4 10 आ गया 5, एक sp3 एक d हो गया ना 5, 3 और 1 4 और 1 5 sp3d। sp3d आपको पता है क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। अगर मैं बनाऊँ भी तो आपने सोचा इसकी ज्योमेट्री तो क्या आई, ज्योमेट्री आई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री आई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बट शेप कुछ और ही हालत बयां कर रही थी। शेप देखिए क्या आएगी, सल्फ़र बनाया, ठीक है। आपने सोचा ये ऐसे कुछ बनेगा, ट्राइंगल होगा और 2 पिरामिड होंगे ऐसे, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इधर और एक फ्लोरीन नीचे। तो देखिए आपने सोचा ये ऐसे बनेगा, देखो ट्राइगोनल हो गया, एक पिरामिड लोन पेयर का ऊपर से, एक पिरामिड फ्लोरीन का नीचे से। आपने सोचा था ऐसा बनेगा, बट ये ऐसे नहीं बनेगा, तो शेप इसकी कुछ और ही होगी। तो शेप होती है इसकी सीसॉ ज्योमेट्री। कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सोचा ये ऐसे बनेगा, सल्फ़र है, एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ हो गया और यहाँ पे लोन पेयर हो गया ऐसे या ऊपर। बट क्या होगा, ये लोन पेयर ना यहाँ रिपल्शन करेगा इनके साथ, इसको भी ये खिसकाएगा, इसको भी खिसकाएगा, तो ये थोड़े इधर इधर आ जाएंगे ऐसे और ऐसे। अब अगर मैं यहाँ से गायब करूँ इन्हें तो आपको ये ऐसा लगेगा जैसे सीसॉ का झूला होता है वैसा। अगर मैं इसे सीधा भी बनाता तो ये आपको थोड़ा ऐसा दिखता। कैसे, सल्फ़र हो गया, लोन पेयर है, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो ज्योमेट्री है, बट शेप कैसी है, सीसॉ टाइप की। किस टाइप की, सीसॉ टाइप की। देखो ये नीचे ग्राउंड में है, ये होते हैं ना झूले, ऐसे ऐसे झूलते हैं इसमें यूँ, तो वही है। तो कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप कैसी है, सीसॉ। कैसे शेप है, सीसॉ शेप है, ठीक है। देखा ही होगा आपने, सीसॉ में खेला ही है आप लोगों ने, यार क्या बात कर रहे हो, खेला नहीं है ये, क्लियर, गुड। बट अभी भी कुछ एग्जामिनर इसे काटेंगे क्योंकि ये इतना ना सीधा तो होगा नहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से, तो थोड़ा इसे ऐसे बना लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सबको खुश रहना चाहिए, तो ऐसा बना लेना, ठीक है, गुड। तो हमने EX6 से देख लिया, EX4 देख लिया, अब EX2 के बारे में है, ठीक है। ये तो पहली आई थी sp3d2, अब आई sp3d, अब आएगी sp3, और क्या आएगी, लोन पेयर होंगे। तो अब हम देखेंगे EX2 टाइप हैलाइड, EX2 टाइप हैलाइड। तो यहाँ पे याद रखना एक्सेप्ट सेलेनियम, सेलेनियम को छोड़ के, एक्सेप्ट सेलेनियम, उसका कुछ और ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक्सेप्ट सेलेनियम ऑल अदर फॉर्म्स, ऑल अदर फॉर्म्स, अब आपको हर चीज़ नहीं बता सकते ना दांव पेज। एक्सेप्ट सेलेनियम ऑल अदर फॉर्म्स EX2 टाइप हैलाइड, सेलेनियम को छोड़ के सभी EX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। किसको छोड़ के, सेलेनियम को छोड़ के सभी बनाते हैं। जैसे SCl2, जैसे हो गया SCl2, और भी बना सकते हो SeBr2 एक्सेट्रा, ये चीज़ है। अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो तो Z से ही पता चल जाएगी। हाफ सल्फ़र पे होते हैं 6, क्लोरीन है, मोनोवैलेंट तो 2, 6 2 8, 8 और 2 4, 4 के लिए आ गया sp3, sp3 आ गया, ठीक है। तो आपने सोचा होगा ज्योमेट्री इसकी कैसी आएगी, ज्योमेट्री आएगी 4 के लिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बट ऐसा कुछ था नहीं। इसकी शेप क्या आएगी, किसी एक का ले लो, SCl2 का देखना चाहते हैं जैसे। तो आपने सोचा देखो सल्फ़र है, 2 क्लोरीन है, ठीक है, सल्फ़र है, 2 क्लोरीन है, सल्फ़र पे कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यूज़ हो गए, कितने बचे, 4 बचे, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। तो या तो ऐसे बना दो या वाटर के जैसे बनाओ,
जैसे वाटर का होता है ना H2O, वैसे बनाऊँ तो इससे बात बन जाएगी। बट इसकी शेप टेट्राहेड्रल तो है नहीं। होता क्या है कि दोनों लोन पेयर ऐसे आ जाते हैं, यहाँ होता है कितना सल्फ़र और क्लोरीन इधर भाग जाते हैं नीचे नीचे, तो इसकी थोड़ी बेंट या एंगुलर या वी शेप आती है। देखो वी है, बेंट है, एंगुलर है, तो आती है बेंट या वी शेप या एंगुलर, बेंट या वी शेप या एंगुलर, ऐसी शेप्स आती हैं। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें। ठीक है, बट लोन पेयर को भी सिग्मा में काउंट करते हैं, इसलिए 4 सिग्मा बोलते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाती है। क्लियर है इतना? शाबाश। अब तो समझ जाना, 2 तो यहाँ बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसलिए 4 सिग्मा बने। अब EX6 देख लिया, EX4 देख लिया, EX2 देख लिया। अब EX टाइप हैलाइड देखते हैं एक, आगे बढ़ते हैं फिर। अब कंपाउंड की तरफ ही जाना होगा, तो हम पे नेक्स्ट है EX टाइप हैलाइड। कौन से हैलाइड? EX के जैसे वाले हैलाइड। तो यार ये EX वाले ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है SCl या TeBr ऐसे एक्सेट्रा। बट देखो सल्फ़र पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्लोरीन पे होते हैं 7, तो 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ऑड है। बट यही बोल रहा था कि बट सिंस दे हैव देयर मॉलिक्यूल, सिंस देयर मॉलिक्यूल हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के कैसे होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर दे गेट डाइमराइज, ये डाइमराइज होते हैं, देयरफॉर दे गेट्स डाइमराइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डाइमराइज हो जाएंगे, मतलब ये ऐसे होंगे, 2 HCl अलग है। ठीक है, और ये बन जाएंगे फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में H2Cl2। तो देखो सल्फ़र के 2 हैं मॉलिक्यूल, हर एक पे 6 है, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये बन गए 26, जो कि होता है E1। ऑल्सो दे शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। एक एग्जांपल देख लेना, यहाँ स्टार बना रहा हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो जैसे हम पे SeCl2 Fe2Cl2 ये बनाते हैं SeCl4, बड़ी उसमें आ जाते हैं। आप ये देखोगे जनरली ये EX फॉर्म ही है, बस वो 2 वाली फॉर्म है, ये है EX4 फॉर्म, इसके लेने पड़ेंगे 2, तो SeCl4 बन गया, और क्या बचा? SeCl4 ना, ठीक है, तो Fe2 बच गए मेरे हिसाब से, और कुछ तो बचेगा नहीं। SeCl4 हो गया ना, एक Fe गया, 4 थे, एक गया, 3 बचे, तो 3 Fe बच जाएगा, 3 सेलेनियम। ठीक है, तो EX से EX4 हो गया। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन फॉर्म ही है ये, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ Fe की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओरिजिनली तो ये SeCl ही है ना, तो Cl की -1 होती है, इसकी +1 होगी, तो सेलेनियम की यहाँ +1 है, +1 ही तो है। यहाँ पे कितनी होगी? +4 हो गई, वहाँ पे 0 हो गई, +1 से +4, +1 से +4, अब ये हटा दूँ, ठीक है, तो +1 से +4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, लूज़ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और +1 से 0 बनना मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रख लोगे, शाबाश। ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है वाई, एक क्वेश्चन ही ऐड कर लेते हैं कि वाई H2S is less acidic than H2TE। H2S जो है कम एसिडिक क्यों है H2TE से? आपको पता है यार, इसमें एसिडिक क्यों कम होता है? एसिडिक मतलब क्या होता है? H+ देना, H2S ऊपर होगा, H2TE नीचे है। नीचे जाते हुए देखो, आप खुद ही देखो, बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या कट जाती है?
इंक्रीज़ कर जाएगी तो इसे तोड़ना आसान है। फिर बॉन्ड को, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप पूरा लिखना, BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ईज़ होगी, ईज़ टू गिव H+। नीचे जाते जाते ईजिली हम H+ दे पाएंगे क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, दैट्स वाई। H2S लेस एसिडिक के ऊपर है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर इतना? शाबाश। चलिए, अब मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई होगी, हमें कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, गुड। तो हम ग्रुप 16 के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16, ऊपर हेडिंग लगा लो, क्या है, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के कंपाउंड। ग्रुप 16 के कंपाउंड में सबसे पहला हम पे आएगा डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन। यार इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम O2 से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। और नेचर में ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ओजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में 21% पाया जाता है। बाकी ऑक्सीजन तो नहीं मिलता ऐसे ऑक्साइड फॉर्म में मिल सकता है, बट वैसी फॉर्म में नहीं मिल सकता ऑक्सीजन। क्लियर है इतना? गुड। थोड़ा बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो लैब प्रिपरेशन देखते हैं। लैब प्रिपरेशन कैसी है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें, पहली तो यही है, तो बाई हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3, लैब वाली बता रहा हूँ, KClO3 को हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा भैया, तब बात बन जाएगी, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को, ठीक है। तो KClO3 ऑक्सीजन तो निकलेगा ही, साथ में KCl निकलेगा, इसे अब बैलेंस करना पड़ेगा। 3 KClO3, 3 KCl, 3 K और 3 Cl अलग, 3 O3 बचा ना, तो 2 लगा देते हैं यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बैलेंस है। देखो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन ही है, तो एक तो ये हो गया लैब प्रिपरेशन। बस ये कमर्शियल नहीं है, ज़्यादा उसमें नहीं बनेगा ये, ठीक है। फिर है मेटल के ऑक्साइड को अगर आप हीट कर दें तब भी हो जाता है, ठीक है, या थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें मेटल ऑक्साइड का तब भी निकलता है। मेटल ऑक्साइड जैसे नेटिव मेटल का होगा Ag2O वैसे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स का क्या कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, तब भी बात बन जाएगी। क्लियर है? तो जैसे Ag2O है उसका कर देंगे तब भी बात बन जाएगी। तो जैसे 2Ag2O है, इसको हमने थर्मल डिकम्पोज करा, यहाँ पे भी हीटिंग थी, तो एक तो O2 निकल जाएगा और निकलेगा 4Ag नेटिव फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम 2HGO ले लें, 2HGO हीट करें तो 2HG अलग होगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन से भी मिलता है, बट यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो तीसरा भी लिख लेते हैं। तीसरा है इसमें ना, तीसरा C, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड। तो बेंजोइल तो नहीं लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे, उससे हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड खुद ही महंगा आता है, ऑक्सीजन बना के क्या होगा, हाँ ये देख सकते हैं एक बार, बट वैसे तो नहीं कर सकते ना बार बार। तो H2O2 है, हीट करोगे H2O 2H2O प्लस O2, बैलेंस है। देखो 2 ले लेते हैं, 2H2, 4 हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, बैलेंस है। अब इसका इंडस्ट्रियल में तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है,
ठीक है। इंडस्ट्रियल में किससे होते हैं? वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो अब तीसरा आएगा हम पे कमर्शियल प्रिपरेशन, किसकी? डाईहाइड्रोजन की, सॉरी डाईऑक्सीजन की। कमर्शियल प्रिपरेशन हमें देखनी, तो हम यहाँ लिखेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन होती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो H2O लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत खासियत वाली चीज़ है। नमक के पानी से आप दो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बनाते हैं, बहुत महंगे आते हैं, जैसे NaOH और क्या बन जाता है? HCl। आपको बताइए किससे बनेगा? NaCl प्लस H2O। और ये दोनों चीज़ें आपको समुद्र में बहुत मात्रा में मिल जाती है। इसराइल में तो एक भी वाटर सोर्स नहीं है, वो तो यही यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? 2H2O गिव्स अस 2H2 गैसेस फॉर्म में, और O2 भी कौन सी फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब बन जाती है कमर्शियल प्रिपरेशन, और क्या है, ठीक है, गुड। और दूसरा हम इसे एयर से भी कलेक्ट करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं एयर, वहाँ से भी। हाइड्रोजन तो कैथोड में आएगा, वाटर एनोड में आएगा, सॉरी O2 एनोड में आएगा, ये चीज़ है। दूसरा इसका कमर्शियल प्रिपरेशन है कलेक्टिंग फ्रॉम एयर, एयर से कलेक्ट करते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। तो कलेक्शन फ्रॉम एयर, एयर से हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। तो वो बहुत स्टेप में होती है। तो फ्रॉम एयर से हम पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एयर को कलेक्ट करते हैं, फिर रिमूव करते हैं इससे क्या क्या? मॉइस्चर एंड CO2। मॉइस्चर मतलब वाटर, और CO2 रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद N2 निकालते होंगे यार, है ना। एयर से कलेक्ट करा मॉइस्चर और वाटर को, मॉइस्चर मतलब वाटर और CO2 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन लिक्विफाई करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फिर हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा, है ना, प्योर O2 ऑब्टेन्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चलता है, एयर से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विफाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्योर O2 मिलती है, बट साथ में हमें नाइट्रोजन भी मिलती है। तो थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है इसका। एक मिनट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ O2, कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, आपको पता ही है, बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये सारी चीज़ें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है यार? पहली बात तो देखो, ये होती है कलरलेस, साथ में ओडोरलेस भी होती है, कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, साथ में टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस, और अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग भी, साथ में ब्लीचिंग एजेंट भी होती है, कलर से डीकलराइज हो जाती है, मतलब चीज़ों को डीकलराइज कर लेती है, गुड ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट होती है, ठीक है। और आपको पता है O2 क्या होती है? रेस्पिरेशन के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होती है। और क्या होती है? कंबशन का सपोर्टर होती है, कंबशन को, जलाने को सपोर्ट करती है किसी चीज़ को, तो सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का भी इसमें सपोर्ट रहता है, मतलब ये कंबशन का सपोर्ट करती है। और चीज़ क्या बोल सकते हैं यार इससे? बहुत चीज़ें ऐसी, इसके आइसोटोप होते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें? हाँ, इसके आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, कौन से?
8O16, 8O17 और 8O18 ये होते हैं। 8O16 तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिलता है। 8O18 थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा होता है रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये याद रखना, ये होता है रेडियो एक्टिव। क्लियर, गुड, ठीक है। चलो आगे देखो, और कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं इसकी? नहीं, हाँ ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है। तीसरा, डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में घुलता है। हाँ, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन घुलना नहीं चाहते एक दूसरे में, जबकि जब वाटर बन जाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व होना चाहती है, इसलिए एक्वाटिक लाइफ काफ़ी अच्छे से फल फूल रही है। पानी में जीवन कम से कम 1.5 लाख साल पहले आ गया था ज़मीन में जीवन से, ठीक है, गुड। इसके बाद अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक, ये तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता है ना तुम्हें। क्या होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज़रा यही देख लेते हैं कैसे है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम वैसे देखें तो नोट यह है कि VBT एंड वेस्पर, पता है ना ये थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये बोलती है कि O2 कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, जो कि बाद में निकला फॉल्स, गलत, बिल्कुल सिलसिलेवार गलत निकल गया। जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है, कौन सी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कौन सी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, वैलेंस चेन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बोलती है O2 डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। MOT और जो आपकी नई आजकल आती है आपकी वेव थ्योरी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक थ्योरी, ठीक है, वो बोलती है कि O2 होगी पैरामैग्नेटिक। तो हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे जो मॉडर्न है, ये जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये बोलती है कि भाई O2 होगा पैरामैग्नेटिक। ज़रा देखते हैं कैसे, इन्होंने बोला O2 होगा भैया अपना कैसा, पैरामैग्नेटिक, देखते हैं कैसे। देखो अगर तुम्हें याद होगा तो जैसे एक ऑक्सीजन सल्फर है उसके तो तुम बहुत आसानी से कर लेते हो, 1s2 2s2 2p, कितना, 1 2 3 4, ऑक्सीजन होता है 8 4, ठीक है, 2p 4 है, बनाओगे तो 1 2 3 4, ऐसे ही एक दूसरा ऑक्सीजन होता तो उसमें भी यही होता, दो से मिलके बनता है ना, ये होता 1 2 3 4। अब इन दोनों की पेयरिंग होगी, इन दोनों की पेयरिंग होगी, तो ये तो डाया दिख रहा। तो ये हमें बताया था किसने, VBT और वेस्पर ने, कि ऐसा डाया होता है। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कुछ और ही कहती है। अगर तुम्हें पता होगा तो वो कैसे चलती है, पता है ना, उसमें होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो भरो, S में तो 2 ही भरे जाते हैं ना, O2 में कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जिनमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आता है पाई 2px बराबर पाई 2py के। इनको कैसे भरते हैं, पहले हंड्स रूल चलेगा यहाँ पे भी, हाफ फील्ड फिर फुली फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पहले हाफ करा 12, ठीक है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px ये पाई 2py ये। फिर अब आएंगे सिग्मा 2pz, बट एक मिनट, सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, हाँ पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py भी आएंगे। सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, नहीं पाई स्टार पहले आता है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 और 2, ऐसे
ऐसा हम करते अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम होता। किससे कम होता? 14 इलेक्ट्रॉन से कम होता। बट क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ये बताना चाह रहा था, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो इससे पहले एक और चीज़ आती है, वो होती है कितना? सिग्मा 2p/z। सिग्मा 2p/z। अब देखो उसमें भरेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इनको आधा आधा भरेंगे 15 16। ये है। तो देखो ये पेयर्ड नहीं हो पाई, ये अभी कैसे अनपेयर्ड है। 16 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, अगर पहले के जैसे भरोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे भरने हैं 16 इलेक्ट्रॉन। 16 से ज़्यादा है उसमें ये पहले आ जाता है सिग्मा 2p/z। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अनपेयर्ड है, इसकी वजह से ही इसमें क्या आया? पैरामैग्नेटिज्म आया। पैरामैग्नेटिज्म पता है ना क्या होता है? कि जिसमें कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही क्या करता है? अट्रैक्ट होता है वीकली, और वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी की वजह से हुआ है ये। दिख रहा है ना, ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, वाला बॉन्डिंग होता है। या आप उससे भी देख सकते हो, अपनी 11th की बुक खोलना तो उसमें O2 का होगा तो वो पैरामैग्नेटिक ही आएगा। क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर बाद में।